Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. Friends, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है और हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लान किया गया है। बट मेरे एक्सप्लानेशन से पहले आप अपने एंड पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, देन मेरी एक्सप्लानेशन को देखें, सो डैट यू कैन टेक बेनिफिट मोर एंड मोर फ्रॉम दिस सीरीज। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और ये सीरीज़ यूनिट वाइज रहेगी। और ये यूनिट 10 पेपर 1 के यूनिट 10 में आता है हायर एजुकेशन सिस्टम, और इसका पार्ट 6 ये है। इस सीरीज़ का मेन पर्पस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चन का लेवल क्या है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, और हम उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी मदद मिल सके। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स, इस पहले क्वेश्चन में हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा गया है कि कौन सी इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में जो दिया गया है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन ऑप्शन डी में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दी गई है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमने जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम उसको एक जगह कंपाइल किए हुए हैं। आप इसको अपने एंड पे पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में आई थी, वो कब, किस किस स्टेट में बनाई गई थी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो तमिलनाडु है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है क्या, उसको हमने इस स्लाइड में काफ़ी डिटेल में बताया है कि तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तमिल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये पहले तमिलनाडु में आई थी, इस वजह से यहाँ तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसको कहा जाता है। इस इट इज़ अ डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन चेन्नई तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु में है जो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड है। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इस्टेब्लिश द तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन 17 फरवरी 2001 एज ए सोसाइटी। और ये 2001 में तमिलनाडु में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और क्या है इसके बारे में देखते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड हायर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टिपिकली द इंटरनेट। यानी वर्चुअल जो यूनिवर्सिटी होती है वो हायर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो है ये यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और टिपिकली ख़ास तौर से इंटरनेट के द्वारा। और इसमें अगर देखा जाए तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और दे आर रिगार्डेड एज
दे आर रिगार्डेड फॉर्म ऑफ डिस्टेंस जो एक डिस्टेंस एजुकेशन का एक फॉर्म होती है। और इसका जो गोल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का गोल है, हम इसको इस पॉइंट में देखते हैं कि क्या इसका गोल है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जितनी भी पॉपुलेशन है सबको एक्सेस देना एजुकेशन के लिए, ताकि एवरी सिटीजन गेट नॉलेज गेट स्टडी। और अगर दूसरा पॉइंट को देखते हैं, नॉट हु वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द फिजिकल कैंपस, यानी इससे पता चलता है ये इंटरनेट के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी चलती है। इसका कोई फिजिकल कैंपस होता है, बट वो ये उसके लिए काफ़ी मायने रखती है, जो काफ़ी मतलब दूर से होते हैं, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पहुंच नहीं पाते या प्राइवेट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो उसका जो गोल है, उसके उस गोल में एक पॉइंट ये भी है, विच स्टूडेंट सॉरी विच स्टूडेंट्स लीव टू फॉर फ्रॉम फिजिकल कैंपस टू अटेंड द रेगुलर क्लास। तो ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सम स्टूडेंट्स नीड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टडी एट होम, ये उस स्टूडेंट के लिए जो घर पे ही रह के पढ़ाई करते हैं, इस गोल से भी बनाई गई है। और वेन एवर इट इज़ कन्वीनियंट फ्रॉम देम टू डू सो, और ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है जो ऐसा करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नैक नैक के बारे में इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। ऑप्शन ए देखते हैं, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन बी, इट इज़ टास्क with the responsibility of assessing and accrediting institution of higher education. Option C, it is located in Delhi. Option D, it has regional offices. तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन ए, जो कि इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। और ऑप्शन बी, इट इज़ टास्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असेस करता है जो हायर एजुकेशन होती है, और एक्रीडेट करता है उन लोगों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी है। ऑप्शन बी एंड सी जो हमारा कोड में दिया गया है ऑप्शन बी में, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आइए चलते हैं नैक के बारे में, देखते हैं कि नैक की क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि नैक का फुल फॉर्म होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को वीडियो से पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठिए, और इस जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हुए हैं आप उसको नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हमने ऐसे पॉइंट को कलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मायने रखते हैं। और ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो अगर नैक का फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। और अगर देखते हैं इसको सेकंड पॉइंट को, तो एसेस करना एंड एक्रीडिट करना हायर एजुकेशन को। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो फंडेड की जाती है यूजीसी के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1994 में। किसके ये भी पूछा जा सकता है कि किस रिकमेंडेशन के तहत ये जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस नैक का, तो नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन 1986। तो आई होप ये जितनी भी एक्सप्लेन हमने किया है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन कर सकें। तो आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, बर्थ। ऑप्शन बी, डिसेंट। ऑप्शन सी, नेचुरलाइजेशन। ऑप्शन डी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए
जो बाय बर्थ होता है, ऑप्शन डी बाय डिसेंट, ऑप्शन सी नेचुरलाइजेशन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन जो ऑप्शन डी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इससे इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलती है। तो ऑप्शन ए बी एंड सी हमारा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं इंडियन सिटीजनशिप जो एक्वायर की जाती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या है इसमें। फ्रेंड्स, हमने कुछ पॉइंट जो कलेक्ट किए हैं वो काफ़ी डिटेल में है और इसको और अच्छे से आप अपने एंड पे पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ये जो 4 तरीके ऐसे बताए गए जो इंडियन सिटीजनशिप को के लिए रिक्वायर होती हैं, जैसे बाय बर्थ होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं और नेचुरलाइजेशन के थ्रू। और इसके कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जो इस लिस्ट में आते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1995, उसमें सेक्शन 3, 4, 5 सबसेक्शन 1 एंड 5 सबसेक्शन 4 में दिया गया है। और इसमें जो सिटीजनशिप दी जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया गया है और ये आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आती है। अगर आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो ऑल द पीपल दैट वर रेजिडेंट इन इंडिया एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो शुरू हुआ था उस वक्त से अगर वो है तो वो सिटीज़न इंडिया का माना जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ है तो माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजनशिप रखता है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ये दोस्तों ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के बारे में पूछा गया है, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1956 बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन बी, इट इज टास्क विद promoting and coordinating higher education. Option C, it receives plan and non-plan funds from the central government. Option D is it receives fund from state government in respect of state university. तो दोस्तों इसको पूछा गया कि यूजीसी के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज स्टेट जो ये फंड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती है। और ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं कि 1956 में बनाई गई थी एक्ट के द्वारा, और ये प्रमोट करती है, कोऑर्डिनेट करती है हायर एजुकेशन को, एंड प्लान एंड नॉन प्लान फंड को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं ये रिसीव करती है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में हमने डिटेल में इसमें बताया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और ये एक्ट 1956 के द्वारा बनाई गई थी। और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। 6 रीजनल ऑफिसेज वो पुणे में हैं, भोपाल, कोलकाता एंड हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। और ये प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, और डिसबर्समेंट भी करता है फंड को जो उसके द्वारा यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को। और ये पहली बार 1945 में फॉर्म की गई थी, और ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी को ही देखती थी। उसमें जो अलीगढ़ था, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। और ये रिस्पॉन्सिबल हुई 1947 में जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी होती थी। और इसके जो चेयरमैनशिप जो इन्होंने किया था एस राधाकृष्णन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब ये 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, recommendation was made by University Education Commission 1948 to 1949, which was set up under the chairmanship of S. Radhakrishnan to report on Indian university education and suggest improvement and extension. और 1952 में जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जितनी भी यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको यूजीसी के द्वारा हैंडल किया गया।
किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनार्गुरेट किया गया था। और नवंबर 1956 में यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 बाय इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था। दोस्तों, अगर आप वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पॉइंट हैं सबको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ये जितने भी पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसमें कुछ एडिशनल भी हमने किया है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो कोई भी पूछे उससे आप अच्छे से बाखबर हों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप वीडियो को आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड को शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।